हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। और देखिए, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही उसके साइड में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली सही वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आपको पहले से ही किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 11वीं अनुसूची में। तो देखिए, जो पंचायत राज व्यवस्था है इसे संविधान की 11वीं अनुसूची में रखा गया है। और देखिए, इसे संविधान के कौन से भाग में रखा गया है? तो भाग 9 में और अनुच्छेद 243 में। तो आपको तीनों याद रखने हैं। और देखिए, पंचायत राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, ये भी याद रखना है। और देखिए, पंचायत राज व्यवस्था में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। और पंचायत राज व्यवस्था ये राज्य सूची का विषय है। और देखिए, सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी 1959 में। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम किस अधिवेशन में कब गाया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 27 दिसंबर 1911 को। तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। तो आपको याद रखना है किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में 1911 को, 27 दिसंबर 1911 को। और देखिए, इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित विश्व नारायण धर थे। और देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेरन ज्वालामुखी। तो देखिए, भारत में कुल 2 ज्वालामुखी हैं। एक तो बेरन ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। और दूसरा है नारकोंडम ज्वालामुखी। नारकोंडम ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, बेरन ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम प्रसुप्त ज्वालामुखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 बार। तो देखिए, भारत में अभी तक सिर्फ 3 बार ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। अब देखिए, कब कब लगा है? तो देखिए, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1962 में, जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। दूसरी बार लगा था 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तीसरी और अंतिम बार लगा था 1975 में, आंतरिक अशांति के कारण। अब देखिए, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 252 के अनुसार। और देखिए, अनुच्छेद 356 के अनुसार क्या होता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। और अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल लगता है। देखिए, भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है। तो आपको याद रखना है। भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1954 में। तो देखिए, भारत और चाइना के बीच जो पंचशील सिद्धांत था, ये समझौता था, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 1954 में। देखिए, यह समझौता चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर हुआ था। देखिए, इस समझौते में 5 सिद्धांत थे जो कि पंचशील सिद्धांत कहे गए, याद रखना है। देखिए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। तो देखिए, जो पीयूष ग्रंथि है ये शरीर में वृद्धि हार्मोन का रिसाव यानी कि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। देखिए, पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्लैंड और इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। देखिए, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अब देखिए, कहाँ पर होती है? तो ये मस्तिष्क के निचले हिस्से में पाई जाती है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 13 मई 1952 को। तो देखिए, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। और देखिए, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो आप सभी को मालूम होगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही राज्यसभा के प्रथम सभापति थे, याद रखना है। और देखिए, राज्यसभा का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में है। देखिए, बात करें लोकसभा की, लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी 17 अप्रैल 1952 को। तो आपको दोनों याद रखनी है। और देखिए, लोकसभा का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81 में है। तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं।
ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो देखिए जो ओजोन परत होती है किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। देखिए जो ओजोन परत होती है यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। और देखिए समताप मंडल में जो वायुयान होते हैं ये उड़ते हैं। और देखिए जो ओजोन दिवस है कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भाग 3 को। अब देखिए मैग्ना कार्टा क्या है, किसे कहते हैं? तो देखिए मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है जो सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में जारी हुआ था और यह लैटिन भाषा में लिखा गया था। देखिए मैग्ना कार्टा नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। तो भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखना है। और देखिए इसमें भारतीय संविधान भाग 3 में क्या है? तो मूल अधिकार है जिनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 6 है। और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3 बार। तो देखिए स्वतंत्रता से पहले यानी कि आज़ादी से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिर्फ 3 बार अध्यक्ष रहे थे। अब देखिए कई बार पूछा जाता है कि पहली बार कब बने थे अध्यक्ष? तो देखिए पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इन्होंने 1929 में अध्यक्षता की थी, याद रखना है। और देखिए इसी अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज की भी मांग की थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए आप सभी जानते हैं कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए भारत की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा माही नदी। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए माही नदी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में बहती है। देखिए इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से हुआ है और यह खंबात की खाड़ी के द्वारा अरब सागर में गिरती है, याद रखना है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो देखिए मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? ये मानव के द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा तांबा। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया था, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा समस्थानिक। तो देखिए एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन परमाणु भार अलग हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। देखिए इसमें समस्थानिक में प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। तो आपको याद रखना है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1924 में। तो देखिए जो गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ पर है? तो ये मुंबई में स्थित है। और इंडिया गेट कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। तो देखिए जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसका निर्माण शुरू हुआ था 31 मार्च 1913 को और इसका निर्माण पूरा हुआ था 1924 में। देखिए इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जॉर्ज बिटेट ने इसका निर्माण करवाया था। और देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है गेटवे ऑफ इंडिया की? तो 85 फीट यानी कि 26 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। देखिए जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो सबसे अधिक मात्रा में क्या निकलता है? तो जल वाष्प निकलता है। लेकिन जल वाष्प ये गैस नहीं है लेकिन ये पानी की गैसीय अवस्था है। तो सबसे अधिक मात्रा में तो जल वाष्प निकलता है लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? तो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब देखिए ये कराची अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखिए इसी कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट तैयार किया था। तो इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण आता है, तो आप याद रखिएगा। किस अधिनियम द्वारा भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1958। अब देखिए इस अधिनियम में क्या हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1958 में, तो देखिए इस अधिनियम के द्वारा जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तो उस शासन की समाप्ति हो गई थी।
और ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन भारत में प्रारंभ हो गया था। तो आपको यह अधिनियम याद रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1958। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है वह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो देखिए जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शिला चित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इसे सन 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर है? तो देखिए ये जो पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी है ये कहाँ पर है? तो ये है हैदराबाद में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हैदराबाद में। अब देखिए इस अकादमी को कब स्थापित किया गया था? तो सन 2008 में स्थापित किया गया था। अब देखिए आपने नाम सुना होगा पुलेला गोपीचंद का। तो देखिए पुलेला गोपीचंद भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी थे जो कि इस समय बैडमिंटन कोच हैं। देखिए पुलेला गोपीचंद इस समय भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु के बैडमिंटन कोच हैं। और देखिए पुलेला गोपीचंद को सन 2001 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सन 2005 में पद्मश्री और सन 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको याद रखना है, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी हैदराबाद में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कब आयोजित किए गए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1924 में। तो देखिए जो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल थे ये 1924 में फ्रांस में आयोजित किए गए थे। अगर हम बात करें कि प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे, तो प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में। याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।